नाउ द एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4 क्या कहती है? व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, क्या है मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन का भी आ सकता है क्वेश्चन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स और टिश्यूज में। ठीक है, तो जो हमने देखा था, ठीक है, इसका आंसर जो है हम कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले ये डालेंगे हेडिंग, उसके बाद जो है हम लिखेंगे इसमें जो सब हेडिंग है उसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू फ्रॉम टिश्यू टू कैपिलरीज। ठीक है, टिश्यू टू कैपिलरीज में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो टिश्यूज में जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है वो हम पहले ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं, इसलिए ये हमने हेडिंग डाली है। अब इस हेडिंग में जो है आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज तो आपको जो है सबसे पहले लिखना है एज अ फिजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो फिजिकल सॉल्यूशन में, एक बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, और एक जो हमने देखी थी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्ब अमीनो ग्लोबिन के रूप में। ठीक है, तो कार्ब अमीनो ग्लोबिन के रूप में और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में और सॉल्यूशन के रूप में। तो ये जो तीनों हेडिंग है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि फिजिकल सॉल्यूशन में जो है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिजिकल सॉल्यूशन में रहती है, प्लाज्मा में सॉल्यूबल रहती है, घुल जाती है, और अराउंड 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस वे में ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ से? टिश्यू से ब्लड में, और ब्लड से फिर एल्वेलाई में। ये फिजिकल सॉल्यूशन हो गया। दूसरी हेडिंग डालेंगे एज अ बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन वाला जो हमारा हेडिंग है उसके अंदर जो है आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको एक जो है इसमें डायग्राम बना के बताया था, तो दैट डायग्राम ऑल्सो जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस प्रकार का आपको डायग्राम बना के बताया था जिसमें ये हमारी आरबीसीज थी और कैसे जो है हमारा ऑक्सीजन जो है वो आ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर आ रही थी, और ऑक्सीजन कैसे जो है वो इरिथ्रोसाइट्स में आ रही थी और हमारी प्लाज्मा में आ रही थी। ठीक है, ये जो थे वो हमारे टिश्यू स्पेसेस थे, टिश्यूज थे, है ना, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो जा रही थी और आ रही थी। तो इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ये जो है डायग्राम ही आप यदि सही बना देंगे, अच्छा बना देंगे, काफ़ी बड़ा सा डायग्राम बनाए एक पेज पे, और सारा जो है वो प्रॉपर डिनोट करें कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना रही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के रूप में, और यहाँ पे सारी जो प्रोसेस है वो आप राइट डाउन करिए पॉइंट्स में, या तो आप पॉइंट्स में कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कि फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम टिश्यू टू कैपिलरी, कैपिलरी में आ गई। अब
ये फ्लो चार्ट बना दिया, इसे जो है अंडरलाइन कर दें या ऐसा बॉक्स बना दें। उसके बाद लिखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में बना रही है, क्या बना रही है, H2CO3। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार हम हेडिंग जो है इस प्रकार जो फ्लो चार्ट है आप उसमें बता सकते हैं, या आप फिर आप पॉइंट में बता सकते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से कैपिलरीज में आती है, कैपिलरीज से जो है ये कैपिलरीज में जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर से ये एक्ट करती है और जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में। फिर जो है आगे क्या हुआ कि ये H2CO3 जो है वो टूट जाता है किसमें, H आयन में और HCO3 आयन में। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन इसे कहा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पूरी प्रोसेस आपको बताई थी। ये जो प्रोसेस है कुछ आरबीसी में होती है और कुछ आरबीसी के बाहर होती है। मैंने आपको बताया था इरिथ्रोसाइट है ये, आरबीसी है ये। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस जो थी वो हमारी आरबीसी में हो रही थी, कुछ जो है यहाँ प्लाज्मा, जो ये प्लाज्मा है हमारा, उसमें हो रही थी। ठीक, तो ये पूरी जो इक्वेशन है आप यहाँ भी लिखेंगे और आप ये या तो फ्लो चार्ट में बनाएं या पॉइंट्स में बनाएं। हमेशा या तो फ्लो चार्ट बनाइए, ये स्टोरी लिखनी है तो आप पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, एकदम ऐसा टेक्स्ट टाइप पैराग्राफ टाइप आप ना लिखें, क्योंकि जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो पॉइंट्स में रीडेबल लगता है। ठीक है, इजीली जो है पॉइंट्स हम एक के बाद एक पॉइंट्स पढ़ते हैं तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो हमेशा जो भी आप लिखें, जो भी आप बनाएं तो इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाएं, इजीली रीडेबल बनाएं, सो दैट एग्जामिनर जो है वो उसको अच्छा लगे, कॉपी चेक करने में उसको अच्छा लगे कि वाह आंसर एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, सही तरीके से लिखा हुआ है और इजीली रीडेबल लिखा हुआ है। तो आपको जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। ठीक, तो इन दिस वे जो है आप राइट डाउन करें क्वेश्चन को। ठीक, जो 3rd नंबर की हमारी हेडिंग है वो है, ठीक है, इसमें एज अ बाइकार्बोनेट आयन में जो भी पूरी प्रोसेस थी हमारी और इस साथ में ये डायग्राम ये बनाएंगे। बाइकार्बोनेट आयन से अराउंड 70% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जो फॉर्मूलाज हैं वो एक बार आप लिख के देखें कि ज़रा भी गलती हम ना करें उसको लिखने में, क्योंकि कई बार जो है वो गलती हो जाती है हमसे और वो ज़रा सी गलती से जो है वो हम फॉर्मूला गलत लिख दें और फिर वो फॉर्मूला हम फिर आगे की जो लिंक है वो हमें नहीं मिलती। तो इसलिए फॉर्मूला आप सही लिखें जिससे आपकी पूरी इक्वेशन सही बने। ठीक, एक बार जो है अलग से आप लिख के देखें कि आपको अपने आप याद है या नहीं फॉर्मूला। हमेशा लिख के देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यस वी नो इट। अदरवाइज ठीक है, हम यदि ओरली पढ़ने के बाद ओरली यदि हम बोल देते हैं तो हमको लगता है कि ओके हमें याद हो गया है। बट ऑलवेज लिख के देखिए कॉपी पे, जो भी चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो याद रखने में उसे हमेशा एक बार रीड करके और फिर राइट करके देखें, उससे आपको वो चीज़ हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन वाला जो हमारा हेडिंग है आप उसको पूरा लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। और 3rd जो है वो है हमारा एज अ कार्बामिनोग्लोबिन। ठीक है, जो कि क्या होता है कि कुछ 27% कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इसके रूप में होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो काम करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, HbCO2, O2 और H आयन। ठीक है, ओके तो ये जो है हमारा कार्बामिनोग्लोबिन, इसकी इक्वेशन लिखें, फिर लिखें कि जो पॉइंट्स जो है वो लिखें कि रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और जो ये है इसके अमोनिया ग्रुप से जुड़ता है और ये स्लाइटली जो है बॉन्ड बनाता है इससे कार्बामिनोग्लोबिन से। और 27% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह हमारी ट्रांसफ़र होती है। इसमें ये भी बताइए कि यहाँ पे जब H आयन जो है वो बनता है तो एसिडिक होने लगता है और हमारा रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन जो है
वो इसके साथ भी जुड़ जाता है एच के साथ, और वो जो है एसिडिक हीमोग्लोबिन बना लेता है ऑक्सीजन के साथ में, तो जिससे कि ये एज अ बफर काम करता है। ठीक है, ठीक, ये जो है वो आप बताते जाइए इसके साथ। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन में जो है आप तो सारी प्रोसेस के साथ साथ जो है वो क्या बताएंगे, क्लोराइड शिफ्ट भी बताएंगे। क्लोराइड शिफ्ट क्या होती है वो आप बताएंगे कि जब एच आयन बनने लगते हैं तो जो एच आयन है वो इरिथ्रोसाइट से प्लाज्मा में जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है इरिथ्रोसाइट और प्लाज्मा का जो बैलेंस है, पीएच बैलेंस, वो जो है बिगड़ने लगता है, और उसके कारण जो क्लोराइड्स हैं वो कहाँ आने लगते हैं, वो आने लगते हैं इरिथ्रोसाइट्स में, और इस प्रकार इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो ये भी आप जो है साथ में जो एसेसरी टर्म्स हैं वो आप बताना ना भूलें, क्लोराइड शिफ्ट, और यहाँ पे एज ए बफर जो काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन, उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन करिए। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू कैपिलरीज, इसमें आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, सारी हेडिंग्स बना के लास्ट में जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं, साथ में आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो बेटर है, बट इनकेस आप भूल जाते हैं तो जब आप रिवाइज करते हैं आपकी आंसर शीट तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के नीचे आप अंडरलाइन हमेशा करिए। ठीक, तो इस प्रकार ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू कैपिलरी। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैपिलरीज टू एल्विलाई। ठीक है, इसके पास जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है अभी हमने पढ़ा कहाँ से, टिश्यू लेवल से कैपिलरी में। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम कैपिलरी टू एल्वियोलाई, मतलब कि जब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ गया, ऑक्सीजन दे दी, और ब्लड जो है वो वेन्स में आ गया, तो वेन्स से जो है वो एल्वियोलाई में कैसे रिलीज हो रहा है वो हम बताएंगे, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कैपिलरी टू एल्वियोलाई। तो अब इसमें जो है हमको हेल्डान इफेक्ट बताना जरूरी है, हमने पढ़ा था। हेल्डान इफेक्ट क्या था कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने से मोर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिल्ट अप, तो क्या होता है मोर कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू द एल्वियोलाई। इसको जो कहा था वो हमने हेल्डन इफेक्ट कहा था। हेल्डन इफेक्ट क्या बताता है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, इसलिए क्या होता है ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्या करता है, एक H आयन जो है वो HCO3 आयन को देता है, और वो वापस जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एल्वियोलाई में, और वहां से एक्सपायर जो है हम इसे एक्सपायर कर देते हैं। तो ये था हेल्डन इफेक्ट। तो आप ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैपिलरी टू एल्वियोलाई में जो है ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैपिलरी से एल्वियोलाई में हेल्डन इफेक्ट के कारण होता है, और ये हेल्डन इफेक्ट ये है, इसे आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो 3 पॉइंट हमारे हैं वो लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरीके से इन द फॉलोइंग वे द कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द कैपिलरी टू द एल्वियोलाई। ठीक है, तो पहला जो हमारा था वो ये था कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इनटू द वेन देन आर्टरी। इसलिए क्या होता है
इसलिए क्या होता है कि आर्टीरियल ब्लड में जो है कम सोल्यूबल होती है, वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगता है, ब्लड जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होने लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगती है। तो इट हेल्प्स इनटू द रिलीज ऑफ CO2। तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे कैपिलरी से एल्वेलाई में रिलीज हो रही है। दूसरा जो है वो हो गया कि इंक्रीज PCO2 इनटू द कैपिलरी। क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ रहा है और तो क्या हुआ कि एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं है जितना कि हमारी वेन्स लेके आई हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया है। तो उसके कारण क्या होता है कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से कम की जगह डिफ्यूज होने लगती हैं, तो रिलीजेस CO2। ठीक, तो ये इंक्रीज PCO2 जो है इट हेल्प्स इनटू द रिलीज ऑफ कैपिलरी टू एल्वेलाई। तो ये तीसरा हो गया। दूसरा जो मैंने आपको बताया हेल्डेन इफेक्ट में आप ये बताएंगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, कि बाइकार्बोनेट आयन जो है उससे मिलके क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं H2CO3, और H2CO3 फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, यहाँ पे टूट जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का pH ज़्यादा हो जाता है और वो एल्वेलाई में रिलीज होने लगती है। ठीक, उसके साथ ही सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो प्लेज इट्स इम्पोर्टेंस और इट्स रोल, और इसके कारण जो है वो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी आर्टीरियल ब्लड में कम होती है, इसलिए वो रिलीज होने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दिस आर द पॉइंट्स जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वेलाई में रिलीज हो रही है। इस प्रकार हमने पूरा ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पहले तो टिश्यू से, यहाँ पे टिश्यू से जो है ब्लड में ट्रांसफर हो रहा है, कैपिलरीज में ट्रांसफर हो रहा है, और फिर कैपिलरीज से जो है वो एल्वेलाई में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे एल्वेलाइज के लिए भी जो है आप एक बना सकते हैं स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये जो है हमारे एल्वेलाई हैं। तो यहाँ से कैसे जो है CO2 जो आ रहा है, ये आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से HCO3 से जो है H आयन, और ये वाली रिएक्शन जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं कैपिलरी में, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई कहाँ पे, एल्वेलाई में। फिर यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पॉइंट कि इस प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है एल्वेलाई में, तो वो एल्वेलाई से रिलीज कर दी जाती है आउटसाइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सरसाइज नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट की है। ठीक है, ओके, नाउ फिफ्थ एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। फिफ्थ एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 5, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। What will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air compared to those in alveolar air। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने क्या किया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। PO2 लेजर एंड PCO2 हायर, दूसरा ऑप्शन है PO2 हायर, PCO2 लेजर, थर्ड ऑप्शन है PO2 हायर और
PCO2 हायर, मतलब कि दोनों ही हायर हो। और फोर्थ ऑप्शन है इनका PO2 लेजर और PCO2 लेजर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन द एल्वियुलर एयर। हमारी जो एल्विलाई में एयर है उसके कंपैरिजन में जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैसा होता है, वो कितना होता है, क्या वो जो है कम होता है PO2 का और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, या फिर वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, या फिर वो दोनों का ही ज़्यादा होता है, या फिर वो दोनों का ही कम होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का PO2 ज़्यादा होगा तो वो हायर से हमारे एल्विलाई में डिफ्यूज हो, एल्विलाई जो एल्वियुलर में जो है वो आएगा। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कम होगा एज कंपेयर टू हमारी एल्वियुलर एयर। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूअस ऑक्सीजन यूज करते जा रहे हैं एल्वियुलर एयर से, इसलिए एल्वियुलर एयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, क्योंकि जो भी एल्विलाई में एयर होगी वो यूटिलाइज होती जा रही है उसकी ऑक्सीजन, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती जा रही है, इसलिए जो है उसका एटमॉस्फेयर से कंपेयर करेंगे तो एटमॉस्फेयर में हमारी एल्विलाई की एयर से ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर है वो है PO2 हायर एंड PCO2 लेजर। ओके, नाउ द एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस of inspiration under normal condition। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इन्होंने क्या लिखा है कि प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन दैट इज मैकेनिज्म, जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो है ओके, तो जो हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था उसमें हमने पढ़ी थी मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो इन्होंने यहाँ सिर्फ इंस्पिरेशन पूछा है, तो हमें उसका जो है आंसर लिखना है कि इंस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। तो प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए हेडिंग डाल दी। उसके बाद जो है हम इसमें बताएंगे इंस्पिरेशन के लिए जो है वो तीन जो है हमारी 2 मसल्स जो है वो खास काम आती हैं। पहली तो होती हैं डायफ्राम की मसल्स और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने क्या बोला है कि नॉर्मल कंडीशन में बताइए आप इंस्पिरेशन की प्रोसेस। तो जो हमारे नॉर्मल कंडीशन में हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ ये दोनों ही हमारी मसल्स काम आती हैं, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो थी हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, वो सिर्फ फोर्स्ड इंस्पिरेशन यदि हमें करना हो, बहुत ज़्यादा फोर्सिबली यदि इंस्पायर करना हो, तभी हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम में आती है। इसलिए यहाँ पे आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम की मसल्स के फंक्शन बताइए। ठीक है, तो मैकेनिज्म बताइए। अब मैकेनिज्म लिखिए, मैकेनिज्म में आप क्या बताएंगे? ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बताया था एक, ठीक है, जिसमें क्या बताया था, इसमें जो मैंने लंग्स की जो है
कंडीशन बताई थी नॉर्मली और इन केस ऑफ ब्रीदिंग, दोनों में मैंने जो है आपको बताया था कि कैसे जो हमारी लंग की तो ये डायग्राम यदि आप बताएंगे तो इससे जो है खासा पता लगेगा कि ओके यू नो द मैकेनिज्म। ठीक है, ये डायग्राम बताएंगे, ये जो है ये रेस्ट या एक्सपायरेशन, ठीक है, या नॉर्मल भी इसको लिख सकते हैं, और यहां लिखेंगे आप एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। इसके साथ ही एक और डायग्राम जो है वो मैंने आपको बताया था जिसमें हमने दोनों क्या बताई थी, वो बताई थी हमने, इसमें क्या बताई थी, रिब्स जो है हमारी उसकी पोजीशन जो है हमने बताई थी आपको। ठीक है, तो यहां पे जो है आप इसको वो बताएंगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम जो है वो दोनों आप बताएंगे जिसमें कि एक कंडीशन जो है वो बता रही है कि ब्रीदिंग इंस्पिरेशन नहीं हो रहा है, और एक जो है जिसमें कि रिब्स की जो है उन्होंने पोजीशन बताई है। तो ये दोनों डायग्राम जो है आप इसमें बताएंगे, प्रॉपर इसको जो है नॉमिनेट करेंगे कौन सा पार्ट क्या है। और यहाँ पे जो है स्पेशली जो हम बताना चाह रहे हैं कि यूजुअली जो डायफ्राम है वो हमारा कॉन्वेक्स रहता है, लेकिन इंस्पिरेशन में जो है डायफ्राम आ जाता है फ्लैट हो जाता है, और उसके कारण जो थोरैसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है और लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, और उसके कारण नेगेटिव एयर प्रेशर के कारण बाहर से एयर अंदर आ जाती है। तो दिस ऑल मैकेनिज्म यू शुड राइट इनटू द फ्लो चार्ट और द पॉइंट्स, और साथ ही ये आपको डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, और मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन लिखने के बाद मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म में लिखेंगे कि डायफ्राम की मसल्स जो है वो फ्लैट हो जाती हैं और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे कि रिब जो है उसका मूवमेंट आउटवर्ड और अपवर्ड होता है, और उसके कारण जो थोरैसिक कैविटी है वो एक्सपैंड हो जाती है। और ये जो सारी प्रोसेस है ये आपको फ्लो चार्ट में जो है लिखेंगे कि उसके कारण नेगेटिव एयर प्रेशर फॉर्म होता है, और नेगेटिव एयर प्रेशर के कारण क्या होता है, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर कम्स इन। ठीक है, तो ये पूरा जो है फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं, साथ ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म में डायफ्राम की मसल्स क्या करती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की मसल क्या करती हैं, फिर डायफ्राम के चेंजेस के कारण और जो रिब्स हैं उसमें चेंजेस के कारण थोरैक्स में क्या चेंज होता है, और फिर लंग्स में क्या चेंज होता है। ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी मैकेनिज्म हम इसमें लिखेंगे। और इस प्रकार जो है इंस्पिरेशन होता है, और एयर का पैसेज कहाँ से कहाँ होता है, नेजल से फेरिंग्स, नेजल से नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, देन लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकस, ब्रोंकलाई और ब्रोंकियोल्स, और इस प्रकार ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल, और फिर एल्वेलाई में एयर जाने लगती है। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, आप ये लिखेंगे। ठीक है, पूरी मैकेनिज्म बताएंगे हाउ द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वर्क्स। ठीक, तो दिस इज द आंसर फॉर द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, ओके, मैकेनिज्म में जो है आप ये सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रामेटिक मसल,
डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और उससे क्या हो रहा है कि ये उसके कारण जो है हम पूरा लिखेंगे कि जो थोरैक्स कैविटी बढ़ जाती है, thoracic cavity expands और then lungs expand। ठीक है, ये पूरी जो है मैकेनिज्म हम लिखेंगे यहाँ पे कि क्या होता है। डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से वो फ्लैट हो जाती है। यूजुअली डायफ्राम कॉन्वेक्स रहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो फ्लैट हो जाता है और एब्डोमिनल स्ट्रक्चर पे भी वो जो है वो प्रेशर डालता है और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है उसके कारण जो है हमारा थोरैक्स जो आगे से भी जो है उसकी कैविटी बढ़ती है और इस प्रकार जो है नेगेटिव एयर प्रेशर के कारण हमारा जो एयर है वो इनसाइड आ जाती है और इंस्पिरेशन होता है। तो इस प्रकार आप पूरी प्रोसेस लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे और जो पैसेज होता है वो फ्रॉम पैसेज कैसे होता है, एयर पैसेज ऑफ एयर जो था हमारा नेजल चैम्बर से जो पूरा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल से फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल से आ जाती है एल्वियोलाई में। तो ये जो पैसेज होता है इस प्रकार इंस्पिरेशन जो है वो हमारा होता है और इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है।